जरा एक ऐसी अजीबोगरीब स्थिति पर गौर करें। मतलब एक स्टूडेंट है जो 12वीं क्लास की बोर्ड परीक्षा में ना फिजिक्स और मैथ्स में 90% से ज्यादा नंबर लाता है। अरे वाह, ये तो बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट हुआ। 90% बहुत होते हैं। बिल्कुल, उसका दिमाग इतना तेज है कि वो मुश्किल से मुश्किल फॉर्मूले ना चुटकियों में हल कर लेता है। लेकिन फिर अचानक से वो कॉलेज के फर्स्ट ईयर के एक बहुत ही बेसिक मैथ्स के एग्जाम में बुरी तरह फेल हो जाता है। कोई भी नॉर्मल इंसान यही सोचेगा कि शायद सिलेबस एकदम से बहुत मुश्किल हो गया होगा या उसने पढ़ाई नहीं की होगी। राइट, हम सब यही सोचते, लेकिन असल वजह कुछ और ही थी। वजह ये थी कि दोपहर के 8 बजे उस लड़के ने अपने पिता की दुकान से बिना बताए एक टूथपेस्ट उठा लिया था। एक टूथपेस्ट? मतलब ये सुनने में ना किसी डार्क कॉमेडी के सीन जैसा लग रहा है। एक टूथपेस्ट की वजह से कोई मैथ्स में कैसे फेल हो सकता है? एग्जैक्टली। और आज हम इसी अजीब सी घटना को डिकोड करने वाले हैं। आज का हमारा ये डीप डाइव ना यूट्यूब चैनल डिजिटली सक्सेस के एक वीडियो ट्रांसक्रिप्ट पर आधारित है। राइट, और ये बहुत ही दिलचस्प केस है। हाँ, मतलब हमारा मिशन सिर्फ एक कहानी सुनाना नहीं है। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे एक मामूली सा टूथपेस्ट एक ऐसी चेन रिएक्शन शुरू कर सकता है जो एक इंसान को जीरो से उठाकर एक मल्टी मिलियन रुपी एम्पायर तक पहुंचा दे। बिल्कुल, और ये कहानी ना पहली नजर में किसी को भी सिर्फ एक और फर्श से अर्श तक वाली कहानी लग सकती है, लेकिन मैं इसे एक बिल्कुल अलग नजरिए से देखता हूँ। अच्छा, वो कैसे? ये मानवीय मनोविज्ञान यानी ह्यूमन साइकोलॉजी और हमारे सबसे आदिम सर्वाइवल इंस्टिंक्ट का ना एक बहुत ही कच्चा और प्रमाणिक दस्तावेज है। सर्वाइवल इंस्टिंक्ट? ये बहुत भारी शब्द है। हाँ, मतलब जब हम इस ट्रांसक्रिप्ट का विश्लेषण करते हैं तो पता चलता है कि ये सफलता की किसी बनी बनाई चेकलिस्ट के बारे में नहीं है। ये इस बारे में है कि जब इंसान के अस्तित्व पर खतरा मंडराता है तो उसका दिमाग असल में कैसे हार्म करता है। राइट, और कैसे सीमित संसाधन हमारी क्षमताओं को पूरी तरह से रीवायर कर देते हैं, ना? एग्जैक्टली। और इस सोर्स मटेरियल की जो बात मुझे सबसे ज्यादा दिलचस्प लगी वो ये है कि इसमें कोई पीआर या दिखावा नहीं है, कोई फैंसी स्टार्टअप जार्गन नहीं है। हाँ यार, ये एकदम जमीनी हकीकत है। तो चलिए इस सफर की नींव को समझते हैं। कहानी की शुरुआत ही ना घर से बेदखली के एक हल्के रूप से होती है। बचपन वाला ऐसा? हाँ, घर में पढ़ाई का माहौल नहीं था, इसलिए दूसरी क्लास में ही इस बच्चे को बुआ के घर भेज दिया जाता है। फिर छठी क्लास में केंद्रीय विद्यालय में दाखिला होता है। और फिर वही टिपिकल मार्क्स वाला प्रेशर शुरू हो गया होगा। बिल्कुल, 10वीं में 80% और 12वीं में 76% नंबर आते हैं। यहाँ तक सब कुछ एक आम मिडिल क्लास स्क्रिप्ट जैसा ही लगता है ना? हाँ, मतलब हर दूसरे घर की यही कहानी है। राइट। इसके बाद एंट्री होती है उस अल्टीमेट भारतीय सपने की, यानी आईआईटी। वो कानपुर जाता है, 1 साल तैयारी करता है और फिर नतीजा आता है फेल। ये बहुत लोगों के साथ होता है। ये एक बहुत बड़ा सेटबैक होता है उस उम्र में। हाँ, और उसके बाद प्राइवेट कॉलेज की भारी भरकम फीस भरने के लिए घर पर पैसे नहीं है, तो मजबूरी में उसे बीएससी में एडमिशन लेना पड़ता है। और यहीं से शायद वो ट्यूशन वाला फेज शुरू होता है। एग्जैक्टली। गुजारे के लिए मात्र 250 रुपए महीने में वो ट्यूशन पढ़ाना शुरू करता है। ये घटना ना मुझे हमेशा एक एनालॉजी की याद दिलाती है। कौन सी एनालॉजी? जैसे मान लीजिए कोई इंसान एक हाई स्पीड बुलेट ट्रेन में सफर करने की पूरी तैयारी कर चुका हो। उसने अपना सारा सामान पैक कर लिया है, वो प्लेटफॉर्म पर खड़ा है, आईआईटी की ट्रेन का वेट कर रहा है। हाँ, और फिर? और अचानक बिना किसी लॉजिक के उसे धकेलकर एक बहुत ही धीमी चलने वाली खचाखच भरी पैसेंजर ट्रेन में बिठा दिया जाए। मतलब बीएससी और 250 रुपए की ट्यूशन वाली ट्रेन। अरे यार, ये बहुत ही सटीक एनालॉजी है। इस एनालॉजी को अगर हम मनोवैज्ञानिक नजरिए से थोड़ा और खोलें ना, तो ये सिर्फ ट्रेन की स्पीड कम होने की बात नहीं है। तो और क्या है इसमें? ये आइडेंटिटी क्राइसिस या पहचान के संकट की बात है। जब कोई आईआईटी की तैयारी करता है तो वो सिर्फ एक एग्जाम नहीं दे रहा होता, वो एक पूरी पहचान ओढ़ रहा होता है कि मैं भविष्य का एक सफल इंजीनियर हूँ। राइट, वो टैग जुड़ जाता है दिमाग में। बिल्कुल। और जब वो पैसेंजर ट्रेन में धकेला जाता है तो वो पहचान चकनाचूर हो जाती है। हमारे एजुकेशन सिस्टम का ना एक बहुत बड़ा मसला यही है। क्या मसला? वो आवश्यकता बनाम जुनून, मतलब नेसेसिटी वर्सेस पैशन के बीच के फर्क को नजरअंदाज कर देता है। बीएससी में जाना या 250 रुपए में ट्यूशन पढ़ाना उस लड़के की क्षमता का पैमाना बिल्कुल नहीं था। वो तो बस पैसों की कमी का नतीजा था, है ना? एग्जैक्टली। वो अवसरों और पैसों के अभाव का सीधा परिणाम था। समाज अक्सर ऐसी स्थिति में इंसान को ही विफल मान लेता है, जबकि वास्तव में वो सिस्टम की विफलता होती है।
ये बहुत सही बात बोली आपने। लेकिन यहाँ एक पेच है। जब प्लान ए फेल हो जाता है तो अक्सर लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं या किस्मत को कोसने लगते हैं। हाँ, ज्यादातर लोग यही करते हैं। पर इस कहानी में टर्निंग पॉइंट तब आता है जब हम उस टूथपेस्ट मोमेंट पर पहुंचते हैं जिसका जिक्र मैंने शुरुआत में किया था। हाँ, वो दोपहर 1 बजे वाली घटना। राइट। पिता पहले से ही नाराज चल रहे थे क्योंकि बेटा दुकान पर कोई हाथ नहीं बटाता था। फिर वो दोपहर आती है, बेटा बिना पूछे दुकान से एक टूथपेस्ट लेता है और पिता का गुस्सा ना ज्वालामुखी की तरह फट पड़ता है। मतलब एक टूथपेस्ट के लिए इतना बड़ा झगड़ा? हाँ यार, बात इतनी बिगड़ती है कि वो इंसान उसी वक्त अपना घर छोड़ देता है और अपने दादाजी के एक पुराने टूटे फूटे मकान में शिफ्ट हो जाता है। और इसी मेंटल उथल पुथल का नतीजा ये होता है कि वो फर्स्ट ईयर के मैच में फेल हो जाता है। बिल्कुल। अब सोचने वाली बात ये है कि हम अक्सर सुनते हैं कि महान सफलता के पीछे किसी इंस्पायरिंग किताब या किसी गुरु का हाथ होता है। हाँ, मोटिवेशनल स्पीकर्स तो यही बताते हैं। राइट। लेकिन क्या ये संभव है कि कभी कभी अपनों का रिजेक्शन, गुस्सा और ईगो पर लगी गहरी चोट एक ज्यादा पावरफुल फ्यूल का काम करे? ये एक बहुत ही वैलिड सवाल है और इसका जवाब मनोविज्ञान के सर्वाइवल मोड में छुपा है। सर्वाइवल मोड मतलब जब जान पर बन आती है। हाँ, देखिए, प्रेरणा या इंस्पिरेशन ना एक बहुत ही लग्जरी वाला इमोशन है। जब इंसान भूखा होता है या बेघर होता है तब किताबें काम नहीं आती। ये तो है, तब पेट की आग सबसे बड़ी होती है। बिल्कुल। जब उस लड़के ने घर छोड़ा और उस टूटे फूटे मकान की छत के नीचे सोने गया तो उसके दिमाग ने एक स्विच फ्लिप कर दिया, सर्वाइवल का स्विच। और जहां तक वो मैथ्स में फेल होने वाली बात है, लोग तो इसे बौद्धिक कमजोरी मान लेंगे कि यार दिमाग ही नहीं है इसमें। यही तो गलती करते हैं लोग। साइंस इसे स्कैसिटी माइंडसेट या कमी की मानसिकता कहता है। जब इंसान का दिमाग इस बात को लेकर लगातार खतरे की घंटी बजा रहा हो कि अगला खाना कहां से आएगा या पिता ने घर से क्यों निकाला, तो दिमाग का बाकी सिस्टम शट डाउन होने लगता है। एग्जैक्टली। दिमाग का वो हिस्सा जिसे प्रीफ्रंटल कोर्टेक्स कहते हैं, जो लॉजिक और मैथ्स के लिए जिम्मेदार होता है, वहां से एनर्जी कट हो जाती है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि उस वक्त उसका दिमाग मैथ्स के फॉर्मूलेस प्रोसेस ही नहीं कर सकता था क्योंकि वो किसी और चीज को प्रोसेस करने में ओवरलोड हो चुका था। सटीक शब्दों में यही हो रहा था। उसके पास मेंटल बैंडविड्थ बची नहीं थी। अच्छा, जैसे एक कंप्यूटर की तरह? हाँ बिल्कुल। जब बैकग्राउंड में बहुत सारे भारी सॉफ्टवेयर चल रहे हों तो एक बेसिक कैलकुलेटर ऐप भी हैंग कर जाता है। मैथ्स में फेल होना उसी कैलकुलेटर का हैंग होना था। अरे वाह, ये बहुत बढ़िया तरीके से समझाया आपने। लेकिन सबसे दिलचस्प हिस्सा तो इसके बाद आता है ना? हाँ, जब उसे पता चलता है कि वो फेल हो गया है। राइट। जैसे उसे फेल होने का पता चला, उसी सर्वाइवल इंस्टिंक्ट ने उसे एक नया झटका दिया। ईगो और सर्वाइवल जब एक साथ मिलते हैं तो इंसान का फोकस ना लेजर की तरह शार्प हो जाता है। और इसी का नतीजा था कि उसने सिर्फ 2 महीने की पागलपन भरी मेहनत से उस एग्जाम को पास कर लिया। और यही पागलपन, यही सर्वाइवल मोड आगे चलकर एक भयंकर हसल में बदल जाता है। वो लखनऊ वाला फेज ना? हाँ, ये बात है 6 फरवरी 2006 की। वो एक रिश्तेदार की शादी में जाता है। बारात निकलने वाली है, सब एकदम जश्न के मूड में है। लेकिन तभी अचानक कुछ होता है। उससे कोई एहसास होता है शायद। बिल्कुल। वो उस शादी से वापस लौट आता है। वो फैसला करता है कि अब पढ़ाई छोड़नी है और सिर्फ पैसे कमाने हैं। ये बहुत ही एक्सट्रीम कदम था। बहुत एक्सट्रीम। 9 फरवरी को वो लखनऊ शिफ्ट होता है, एक ट्यूशन ब्यूरो ज्वाइन करता है और महीने के 8,000 रुपए कमाना शुरू करता है। उस जमाने में 8,000 रुपए एक स्टूडेंट के लिए काफी बड़ी रकम थी। हाँ, लेकिन जो रूटीन उसने ट्रांसक्रिप्ट में शेयर किया है ना, वो किसी भी आम इंसान को डरा सकता है। ऐसा क्या रूटीन था? मतलब दोपहर 2:30 बजे से रात 12 बजे तक लगातार पढ़ाना, फिर घर आकर खाना बनाना, सुबह 5:30 बजे की क्लास पढ़ाने के लिए रात में खुद बैठकर फिजिक्स पढ़ना। बाप रे। और सोने का समय क्या था? सुबह 7:30 से 8 बजे तक बस, यानी बमुश्किल आधे घंटे या कुछ घंटों की नींद। ये तो फिजिकली इम्पॉसिबल सा लगता है। वही तो। अगर मैं अपनी पुरानी एनालॉजी पे वापस जाऊं ना, तो ये एक ऐसे कंप्यूटर इंजन की तरह है जिसमें कोई कूलिंग फैन नहीं लगा है, लेकिन उसे लगातार 100% कैपेसिटी पर चलाया जा रहा है। उस एनालॉजी में कूलिंग फैन क्या है ये समझना जरूरी है। क्या है कूलिंग फैन? एक इंसान के लिए कूलिंग फैन होता है उसकी नींद, उसका परिवार, उसके सुरक्षा की भावना। जब आप उस कूलिंग फैन को हटा लेते हैं तो शरीर को चालू रखने के लिए दिमाग एड्रेनालिन और कोर्टिसोल जैसे स्ट्रेस हार्मोन की बाढ़ ला देता है। तो मतलब वो स्ट्रेस हार्मोन्स पर जिंदा था उस वक्त। एग्जैक्टली।
ये रूटीन टिकाऊ तो बिल्कुल नहीं था, लेकिन ये इंजन 100% पर इसलिए चल रहा था क्योंकि उसे आर्थिक स्वतंत्रता या फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का ना एक बहुत ही नशीला स्वाद मिल गया था। हाँ, 12वीं के मात्र 2 साल बाद जब आप अपने दम पर शहर में रह रहे हो और कमा रहे हो तो एक अजीब तरह का कॉन्फिडेंस आ जाता है। इसे आप गॉड कॉम्प्लेक्स या अत्यधिक आत्मविश्वास भी कह सकते हैं। उसे लगा कि वो आप कुछ भी कर सकता है। लेकिन यार, मैं यहाँ थोड़ा असहमत होना चाहूंगी। अच्छा, क्यों? अगर वो इंसान इतना ही स्मार्ट था और उसे इस आर्थिक स्वतंत्रता का नशा था, तो फिर कहानी में 2008 का वो अजीबोगरीब मोड़ क्यों आता है? आप उस मार्केटिंग जॉब की बात कर रही हैं? हाँ, बीएससी 3rd ईयर के एग्जाम के तुरंत बाद उसे पुणे की एक फार्मा कंपनी में मार्केटिंग जॉब का मौका मिलता है और वो अपना जमाया ट्यूशन का काम, जहां वो अपना खुद का बॉस था और अच्छे पैसे बना रहा था, उसे छोड़कर एक कॉर्पोरेट नौकरी में चला जाता है। हाँ, ये थोड़ा काउंटर इंट्यूटिव लगता है पहली नजर में। और इंटरव्यू के हालात तो देखिए, उसके पास पहनने के लिए एक ढंग की टाई तक नहीं थी। उसे अपने एक स्टूडेंट की माँ से टाई मांग कर ले जानी पड़ी। ये डिटेल ना ट्रांसक्रिप्ट की सबसे पावरफुल डिटेल्स में से एक है। बिल्कुल। फिर दिल्ली में 11,000 रुपए की नौकरी, चंडीगढ़ में 15,000 और लखनऊ में 24,000 रुपए का सफर। मुझे ना ये बिल्कुल समझ नहीं आता। क्या समझ नहीं आता? मतलब जब ट्यूशन से अच्छा पैसा और आज़ादी मिल रही थी, तो समाज द्वारा बनाई गई इस स्थिरता या कॉर्पोरेट जॉब के पीछे भागने का क्या तुक था? ये एक बहुत ही बेहतरीन सवाल है और इसका जवाब उस मांगी हुई टाई में छिपा है। मांगी हुई टाई में? हाँ। वो कैसे? वो टाई सिर्फ कपड़े का एक टुकड़ा नहीं थी, वो एक बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक सिंड्रोम का प्रतीक है, जिसे हम इम्पोस्टर सिंड्रोम कहते हैं। इम्पोस्टर सिंड्रोम मतलब खुद को धोखेबाज महसूस करना। हाँ, लेकिन एक खास संदर्भ में। जब आप एक मिडिल क्लास पृष्ठभूमि से आते हैं ना, तो समाज आपको तब तक सफल नहीं मानता जब तक कि आपके पास किसी बड़ी कंपनी का टैग या एक स्टेबल नौकरी ना हो। ये बात तो है। हमारे यहाँ सरकारी या कॉर्पोरेट जॉब को ही असली काम माना जाता है। बिल्कुल। ट्यूशन पढ़ाने वाले को समाज अक्सर एक जुगाड़ू मानता है, एक प्रोफेशनल नहीं। भले ही वो इंसान ट्यूशन से ज्यादा कमा रहा था, लेकिन उसके अंदर एक गहरी असुरक्षा थी। तो वो कॉर्पोरेट में सिर्फ वैलिडेशन के लिए गया था। एग्जैक्टली। कॉर्पोरेट दुनिया में वो मांगी हुई टाई पहनकर जाना दरअसल समाज की नजरों में खुद को वैलिड साबित करने की कोशिश थी। वो अपनी असली टैलेंटेड पहचान को छुपा करना एक ऐसे सांचे में फिट होने की कोशिश कर रहा था जिसे दुनिया सम्मान देती है। ऑफर लेटर ना दे दे। यही तो हमारे समाज की कंडीशनिंग है। लेकिन इस कॉर्पोरेट सफर ने उसे एक बहुत ही जरूरी चीज दी। क्या चीज? पैसिव इनकम का रास्ता। 2013 तक आते आते 10 लाख का मकान खरीदना, उस पर 4 फ्लोर बनाना और वहां से रेंटल इनकम जनरेट करना। हाँ, ट्रांसक्रिप्ट में इसका बड़ा अच्छा जिक्र है। अगर हम इसे सिर्फ वित्तीय नजरिए से हटकर देखें ना, तो ये दरअसल उस सर्वाइवल अलार्म को हमेशा के लिए बंद करने का मास्टर स्ट्रोक था, जो टूथपेस्ट वाली घटना के दिन से उसके दिमाग में बज रहा था। ओहो, मतलब वो घर और वो रेंट सिर्फ पैसा नहीं था, वो मन की शांति खरीद रहा था। बिल्कुल, वो उस अलार्म को स्नूज कर रहा था हमेशा के लिए। तो अब कहानी अपने अंतिम और सबसे गहरे पड़ाव पर आती है। घर बन गया, गाड़ी आ गई, रेंटल इनकम शुरू हो गई, और फिर इस सब के बाद ट्रांसक्रिप्ट में वो इंसान कहता है कि सिर्फ पैसा कमाते रहना एक बकवास आइडिया है। ये बहुत बड़ा शिफ्ट है माइंडसेट में। हाँ, वो कहता है कि असली प्राथमिकता हेल्थ, परिवार, रिश्ते और मानसिक शांति होनी चाहिए। जब मैंने ये पढ़ा ना, तो मुझे लगा कि इंसान की फितरत कितनी अजीब है। वो कैसे? मतलब जब तक जेब खाली होती है, पैसा ही भगवान लगता है, और जब जेब भर जाती है तो पैसे की निरर्थकता समझ आ जाती है कि यार पैसा तो कुछ है ही नहीं। ये बहुत ही क्लासिक ह्यूमन बिहेवियर है। लेकिन मेरा यहाँ एक तीखा सवाल है आपसे। हाँ। क्या ये कोई बहुत बड़ा दार्शनिक ज्ञान है, या फिर ये सिर्फ उस 100% पर चलने वाले कंप्यूटर इंजन का पूरी तरह से क्रैश होना है? आप बर्नआउट की बात कर रहे हैं? हाँ, क्या ये महज बर्नआउट है जिसे हम गलती से एनलाइटनमेंट या ज्ञान समझ रहे हैं? इस अंतर को समझना ना बहुत जरूरी है। ये सिर्फ बर्नआउट नहीं है। मनोविज्ञान में अब्राहम मास्लो का एक बहुत मशहूर सिद्धांत है, मास्लो का पदानुक्रम या मास्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स। मतलब वो पिरामिड वाला कॉन्सेप्ट। हाँ बिल्कुल। मास्लो कहते हैं कि इंसान की जरूरतें एक पिरामिड की तरह होती हैं। जब तक इंसान सबसे नीचे के लेवल पर है, यानी रोटी, कपड़ा, मकान और सुरक्षा की लड़ाई लड़ रहा है, तब तक उसके पास ये सोचने की मानसिक क्षमता ही नहीं होती कि मैं खुश हूं या नहीं, या मेरे रिश्ते कैसे चल रहे हैं, ये सब का टाइम ही नहीं होता। एग्जैक्टली।
जब वो टूटे मकान में था या जब वो दिन में 16 घंटे ट्यूशन पढ़ा रहा था, तब वो सर्वाइवल लेवल पर था। मतलब जैसे जब कोई इंसान गहरे पानी में डूब रहा हो तो वो इस बात की शिकायत नहीं करता कि पानी का तापमान थोड़ा ठंडा है ना? उसका पूरा फोकस सिर्फ सांस लेने पर होता है। बिल्कुल सटीक एनालॉजी है ये। लेकिन जैसे ही उसे कॉर्पोरेट जॉब और रेंटल इनकम से वो सुरक्षा मिली, वो पानी से बाहर आ गया। अब वो डूब नहीं रहा था और अब उसे पानी के तापमान से फर्क पड़ने लगा। राइट। और जैसे ही सर्वाइवल का खतरा टला, वो मैस्लो के पिरामिड में सबसे ऊपर पहुंच गया, जिसे आत्मबोध या सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कहते हैं। अच्छा, तो ये वो स्टेज है। हाँ, ये वो स्थिति है जहां इंसान पहली बार रुककर अपने जीवन के असली अर्थ के बारे में सोच पाता है। इसलिए ये बर्नआउट से ज्यादा ना एक चेतना का विकास है। मतलब उसे ये समझ आ गया कि जिस चीज के पीछे वो इतने साल से पागलों की तरह भाग रहा था, वो सिर्फ सुरक्षा का एक भ्रम था, जीवन का अंतिम लक्ष्य नहीं। एग्जैक्टली। उसने बस अपना सर्वाइवल पक्का किया था, लाइफ तो अब शुरू हुई थी। वाओ! तो अगर हम इन तमाम बिखरे हुए तारों को एक साथ जोड़ें, तो आज के इस डीप डाइव में हमने एक बहुत ही असाधारण सफर देखा। बिल्कुल, एक ऐसा सफर जो कई लेयर्स में है। हाँ, जो बचपन के विस्थापन से शुरू होता है, जहाँ IIT का सपना टूटता है। एक ऐसा सफर जहाँ सिर्फ एक टूथपेस्ट के झगड़े के कारण एक लड़का घर छोड़ देता है, मैथ्स में फेल हो जाता है और फिर सर्वाइवल के लिए अपनी नींद और सेहत दांव पर लगाकर हसल करता है। और फिर वो कॉर्पोरेट वाला फेज भी। राइट। हमने देखा कि कैसे समाज के दबाव में वो एक मांगी हुई टाई पहनकर कॉर्पोरेट दुनिया में घुसता है और कैसे अंततः आर्थिक सुरक्षा मिलने के बाद उसे ये एहसास होता है कि असली सफलता बैंक बैलेंस में नहीं बल्कि जीवन के बैलेंस में है। इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा निष्कर्ष यही है, हमारी विफलताएं या संघर्ष ना हमारी कहानी का अंत नहीं होते, बल्कि वे हमें उस दिशा में धकेलते हैं जहां हमें वास्तव में होना चाहिए। ये बहुत ही डीप थॉट है। और सबसे अहम बात, जिस हसल कल्चर को आज सोशल मीडिया पे इतना ग्लोरीफाई किया जाता है, वो एक सर्वाइवल टूल तो हो सकता है, लेकिन वो जीवन जीने का कोई स्थायी तरीका नहीं हो सकता। इंसान मशीन नहीं है। बिल्कुल सही कहा आपने। इसी बात से जुड़ा हुआ एक आखिरी विचार है जो मैं यहाँ श्रोताओं के लिए छोड़ना चाहूंगी। एक ऐसा सवाल जिस पर शायद हम सबको सोचना चाहिए। वो क्या है? अगर उस दिन दोपहर 1 बजे उस दुकान पर वो टूथपेस्ट वाली घटना नहीं हुई होती तो क्या होता? बहुत ही दिलचस्प सवाल है। अगर पिता ने गुस्सा नहीं किया होता और वो इंसान आराम से अपने सुरक्षित घर में रह रहा होता, तो क्या उसके अंदर की वो असीमित क्षमता, वो रातों की नींद हराम करके आगे बढ़ने की आग कभी बाहर आ पाती? शायद कभी नहीं। क्या ये मुमकिन है कि जीवन में हम जिस कंफर्ट जोन को सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, वही हमारी ग्रोथ का सबसे बड़ा दुश्मन होता है? शायद जीवन में रास्ता भटकना या वो अचानक आने वाली गहरी चोटें ही हमें हमारी असली मंजिल तक पहुंचाती हैं। बिल्कुल, वो चोटें हमें जगा देती हैं। तो उन टूथपेस्ट मोमेंट्स पर गौर कीजिए जिन्होंने कभी आपके ईगो को तोड़ा हो या आपको रातों रात बेदखल कर दिया हो, क्योंकि बहुत मुमकिन है कि वही आपकी कहानी के सबसे बड़े टर्निंग पॉइंट्स रहे हों। एकदम सही बात है। आज के डीप डाइव के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे किसी नए विषय की गहराइयों के साथ।